नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर नजर डाल रहे हैं जिसने हाल ही में काफी धूम मचाई है, खासकर ऑनलाइन बुक कम्युनिटीज में। मैं बात कर रहा हूँ रिबेका यारोस की फोर्थ विंग की। हाँ बिल्कुल, काफी चर्चा में रही है ये किताब। ये एक फैंटेसी रोमांस नॉवल है, लेकिन इसकी दुनिया खासी क्रूर और मांग करने वाली है। कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे जबरदस्ती एक बेहद खतरनाक मिलिट्री कॉलेज में भेज दिया जाता है, जहां ड्रैगन्स हैं, युद्ध है और कदम कदम पर धोखा। आज हम इसी कहानी की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि इसके किरदारों में, इसकी दुनिया में ऐसा क्या है जो लोगों को इतना लुभा रहा है। बिल्कुल, और इसकी खासियत शायद इसी बात में है कि ये एक ऐसी काल्पनिक दुनिया रचती है जहां खतरा सिर्फ बाहरी नहीं, अंदरूनी भी है। देखो, यहाँ जीवित रहना ही अपने आप में एक जंग है। चलिए देखते हैं कि नवार और बैज़ग्यात वॉर कॉलेज की इस दुनिया में ऐसा क्या खास है। हाँ, शुरुआत वहीं से करते हैं। नवार का ये राज्य और खासकर इसका बास्कियत वॉर कॉलेज, सुना है ये कोई आम ट्रेनिंग एकेडमी नहीं है। शक्ति और नियंत्रण यहाँ सब कुछ है, ऐसा कहा गया है। इस कॉलेज की क्या हकीकत है? हकीकत देखो बेहद क्रूर है। ये वो जगह है जहां कैडेट्स ड्रैगन राइडर बनने की ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन जैसा आपने कहा, ये शक्ति का खेल है। यहाँ आना आसान है, पर टिके रहना लगभग नामुमकिन। हर साल सैकड़ों कैडेट्स आते हैं और उनमें से ज्यादातर पहले साल में ही मारे जाते हैं। ये कोई सुरक्षित माहौल नहीं है। बाप रे। हाँ, और सबसे बड़ी बात, ड्रैगन्स खुद अपने राइडर चुनते हैं। अगर कोई ड्रैगन किसी कैडेट को कमजोर या कह लो नाकाबिल समझता है, तो वो उसे वहीं जलाकर राख कर देता है। कोई दूसरा मौका नहीं मिलता। बाप रे, सीखने की जगह कम, मौत का मैदान ज्यादा लगता है ये तो। बिल्कुल। और इसी माहौल में एंट्री होती है हमारी मुख्य किरदार वायलेट सोरेंगेल की। उसके बारे में बताया गया है कि वो शारीरिक रूप से कमजोर है, थोड़ी नाजुक है। उसकी इच्छा भी राइडर बनने की नहीं थी। वो तो अपने पिता की तरह एक स्कॉलर, एक इतिहासकार बनना चाहती थी। बिल्कुल, उसकी दुनिया किताबों और इतिहास की थी। वो शांति से ज्ञान अर्जित करना चाहती थी, लेकिन किस्मत देखो, उसे कुछ और मंजूर था। उसके पिता की मौत हो जाती है और उसकी माँ जनरल लिलिथ सोरेंगेल, जो नवार की सबसे शक्तिशाली सैन्य लीडर है और बेहद कठोर मानी जाती हैं, उसे अपनी विरासत संभालने के लिए जबरदस्ती इस खूनी रास्ते पर धकेल देती हैं। राइडर क्वाड्रेंट में। हाँ, राइडर क्वाड्रेंट में भेज देती हैं। वायलेट के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं। उसकी हड्डियां कमजोर हैं, उसका शरीर इस ट्रेनिंग के लिए बना ही नहीं है, पर माँ का हुक्म है और नवारे में जनरल का हुक्म वो टाला नहीं जा सकता। तो उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध, अपनी शारीरिक सीमाओं के बावजूद वहां जाना पड़ता है। कॉलेज में पहला कदम रखते ही क्या होता है? मैंने सुना है एंट्री टेस्ट ही जानलेवा है, दी पैरापेट। हाँ, दी पैरापेट शायद कॉलेज की क्रूरता का पहला और सबसे स्पष्ट उदाहरण है। ये एक बेहद ऊंचा और सकरा पत्थर का पुल है, जिसके दोनों तरफ मीलों गहरी खाई है। कैडेट्स को इसे पार करना होता है। और अगर संतुलन बिगड़ा तो मौत निश्चित है। बहुत से कैडेट्स पहले दिन ही यही अपनी जान गंवा देते हैं। वायलेट के लिए ये एक भयानक चुनौती है। वो डरती है, लेकिन यही पहली बार उसकी असली ताकत दिखती है। वो कैसे पार करती है? शारीरिक बल तो है नहीं उसके पास, जैसा आपने बताया। वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करती है। हवा का रुख, पुल की चौड़ाई, अपने वजन का संतुलन, वो हर चीज को कैलकुलेट करती है और धीरे धीरे सावधानी से इसे पार कर लेती है। अच्छा। हाँ, ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। एक कमजोर सी दिखने वाली लड़की ने वो कर दिखाया जो कई हट्टे कट्टे कैडेट्स नहीं कर पाए। लेकिन जैसा अक्सर होता है, लोग उसकी इस कामयाबी को शक की नजर से देखते हैं। उन्हें लगता है कि जनरल की बेटी होने की वजह से उसे कोई रियायत मिली होगी, कोई मदद मिली होगी। तो काबिलियत पर भी शक, सिर्फ इसलिए कि वो जनरल की बेटी है? ये तो उसके लिए और मुश्किल हो गया होगा। बिल्कुल। और इसी दौरान उसकी मुलाकात ज़ेडन रियोर्सन से होती है ना? ये किरदार क्यों इतना अहम है? हाँ, ज़ेडन कहानी का एक और अहम और कह सकते हैं जटिल हिस्सा है। वो एक थर्ड ईयर कैडेट है, बेहद ताकतवर, खतरनाक, शांत और उतना ही होशियार। लेकिन उसकी एक पहचान और है। वो उन बागियों के बच्चों में से है जिनके माता पिता ने नवार के खिलाफ बगावत की थी, और उस बगावत को कुचलने वाली और ज़ेडन के पिता को मारने वाली वो वायोलेट की माँ जनरल लिलिथ सोरेंगेल थी। ओहो, यानी पहली ही मुलाकात नफरत और खतरे के साये में। एक के पिता को दूसरे की माँ ने मारा। इससे तो उनके बीच शुरू से ही दुश्मनी की दीवार खड़ी हो गई होगी। बिल्कुल। एग्जेन उसे अपने दुश्मन की बेटी के तौर पर देखता है, जिसे शायद वो खत्म करना चाहेगा। वायलेट
उसे अपने परिवार के हत्यारे के बेटे के रूप में देखती है, जिस पर भरोसा करना नामुमकिन है। यहीं से उनके बीच वो एनिमीज टू लवर्स वाली टेंशन शुरू होती है, जो कहानी का एक बड़ा आकर्षण है। कॉलेज के अंदर की जिंदगी कैसी है? पैरापेट पार करने के बाद क्या चुनौतियां कम हो जाती हैं? कम होना तो दूर की बात है, चुनौतियां और बढ़ जाती हैं। हर दिन युद्ध की तैयारी है, कठिन शारीरिक ट्रेनिंग, हथियार चलाना, लड़ाई की रणनीतियां सीखना और सबसे खतरनाक साथी कैडेट से ही मुकाबला। आपस में ही? हाँ, यहाँ नियम है, कमजोर को हटा दो। कई कैडेट्स ट्रेनिंग में या आपसी लड़ाइयों में ही मारे जाते हैं। हर हफ्ते मौत का आंकड़ा बढ़ता है। ये एक लगातार चलने वाला डर और दबाव का माहौल है। ये सोचना भी मुश्किल है कि उस माहौल में कोई कैसे जी पाता होगा, खासकर वायलेट जैसी लड़की। वो कैसे टिक पाती है वहां? फिर वही बात आती है, दिमाग। वो शारीरिक लड़ाइयों से बचने के लिए या उनमें टिके रहने के लिए अपनी तेज बुद्धि और रणनीति का इस्तेमाल करती है। वो दूसरों की ताकत का अंदाजा लगाती है, उनके मूव्स को पहले से भांपने की कोशिश करती है। वो जहर और उनके तोड़ के बारे में पढ़ती है, जो उसे अप्रत्याशित हमलों से बचाता है। लेकिन वो अकेली नहीं है इस सब में। उसे कुछ अच्छे दोस्त मिलते हैं, जैसे रियानन। अच्छा, दोस्त भी बनते हैं उस माहौल में? हाँ, रियानन उसकी रूममेट बनती है और उसका साथ देती है। और उसका बचपन का दोस्त डेन एटोस भी वही है। डेन एटोस, उसका क्या रोल है? क्या वो वायलेट की मदद करता है? दान उसकी बहुत परवाह करता है, शायद जरूरत से ज्यादा। वो उसे लगातार बचाने की कोशिश करता रहता है, उसे खतरों से दूर रहने की सलाह देता है। एक तरह से वो उसका सपोर्ट सिस्टम है। पर उसकी ये जरूरत से ज्यादा सुरक्षात्मक प्रवृत्ति वायलेट को कभी-कभी घुटन महसूस कराती है। वो चाहती है कि लोग उसे सिर्फ एक कमजोर लड़की ना समझें जिसे बचाने की जरूरत है। वो अपनी पहचान बनाना चाहती है ना? साबित करना चाहती है कि वो सिर्फ जनरल की बेटी नहीं है। हाँ, ये समझ आता है। ये परवाह भी कभी कभी बोझ बन जाती होगी, खासकर जब आप खुद को साबित करना चाहते हो। खैर, ट्रेनिंग और दोस्तों के बाद कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है ड्रैगन बॉन्डिंग के साथ, है ना? थ्रेशर्स फ्लाइट। हाँ, जहाँ ड्रैगन्स कैडेट्स को चुनते हैं या मार देते हैं। हाँ, ये सबसे अहम पड़ाव है। यहाँ तक पहुँचना ही अपने आप में बड़ी बात है। अब कैडेट्स को निहत्थे ड्रैगन्स के सामने जाना होता है। ड्रैगन या तो आपको अपने राइडर के तौर पर चुनेगा या आपको जलाकर राख कर देगा। ज्यादातर लोग मानते थे कि वायलेट यहाँ तक नहीं टिक पाएगी, तो कोई ड्रैगन उसे नहीं चुनेगा। वो बहुत छोटी और कमजोर जो थी। लेकिन कहानी में कुछ अप्रत्याशित होता है। बिल्कुल बिल्कुल, अप्रत्याशित नहीं बल्कि अविश्वसनीय होता है। वायलेट के साथ एक नहीं बल्कि 2 ड्रैगन्स जुड़ जाते हैं। 2? हाँ, 2। पहला है टेरन, एक विशालकाय काला, बेहद प्राचीन और गुस्सैल ड्रैगन जो अपनी ताकत और बेरहमी के लिए जाना जाता है। उसे चुनना ही अपने आप में एक चमत्कार था। और दूसरा है अडारना, एक छोटी सुनहरी युवा मादा ड्रैगन जो अभी पूरी तरह से विकसित भी नहीं हुई है, लेकिन उसमें कुछ खास और रहस्यमयी शक्तियां छिपी हैं। नवारे के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। एक साथ 2 ड्रैगन्स? ये तो मतलब गजब। कहानी का रुख ही बदल गया होगा। मतलब जो लड़की सबसे कमजोर मानी जा रही थी, वो अब सबसे खास बन गई। इसका क्या असर होता है फिर? चर्चा का विषय बन जाती है। एक जीती जागती किंवदंती। जनरल की बेटी, जिसे सब दया की नजर से देख रहे थे, अब 2 ड्रैगन्स की राइडर है। लेकिन इस शोहरत के साथ खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है। कुछ लोग उससे जलने लगते हैं, कुछ उसे अपनी सत्ता के लिए खतरा समझने लगते हैं, और कई कैडेट्स, खासकर वो जिनके मन में उसके या उसकी माँ के खिलाफ नफरत है, अब उसे मारने की फिराक में रहते हैं। अच्छा। हाँ, उसकी ये अनोखी उपलब्धि उसे पहले से ज्यादा अकेला और असुरक्षित बना देती है। क्या ये दोहरा बंधन सिर्फ एक अनोखी घटना है, या किताब इशारा करती है कि वॉलेट में वाकई कुछ खास है जो उसे इसके लायक बनाता है? मतलब ये सिर्फ किस्मत तो नहीं होगी? ये एक बड़ा सवाल है जो कहानी धीरे धीरे खोलती है। हाँ, ये सिर्फ किस्मत नहीं लगती। शायद ये वायोलेट की अंदरूनी इच्छा शक्ति, उसकी बुद्धिमत्ता या उसके अनजाने पोटेंशियल का प्रतीक है। एंडरोना का जुड़ना खास तौर पर रहस्यमयी है, क्योंकि वो एक अलग तरह की ड्रैगन लगती है। और ड्रैगन से जुड़ने के बाद राइडर्स को एक जादुई शक्ति मिलती है जिसे सिग्नेट कहते हैं। अब वायलेट को क्या सिग्नेट मिलती है? क्या ये भी जल्दी पता चलता है? नहीं, शुरुआत में उसकी सिग्नेट जाहिर नहीं होती, जो उसके लिए और ज्यादा चिंता और कह सकते हैं आत्मसंदेह का कारण बनता है।
उसे लगता है कि शायद वो वाकई एक राइडर बनने के लायक नहीं है, भले ही 2 ड्रैगन्स ने उसे चुना हो। इसी उथल पुथल के बीच वो धीरे धीरे महसूस करना शुरू करती है कि नवार्प में सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखाया जाता है, खासकर सीमा पर चल रहे युद्ध के बारे में। उन्हें बताया जाता है कि वो बागियों से लड़ रहे हैं, लेकिन असलियत कुछ और है, कुछ गड़बड़ लगती है उसे। हाँ, उसे कुछ सुराग मिलते हैं, कुछ ऐसी बातें पता चलती हैं जिनसे लगता है कि असली दुश्मन बागी नहीं बल्कि कुछ और ज्यादा खतरनाक है, वेनिन। वेनिन? हाँ, वेनिन। ये ऐसे प्राणी हैं जो जमीन और जीवित चीजों से सीधे जादुई ऊर्जा खींचते हैं और अपने पीछे सिर्फ तबाही और मौत छोड़ जाते हैं। वो वाइवन्स जैसे भयानक जीव भी बनाते हैं जो ड्रैगन्स के दुश्मन हैं। बाप रे, वेनिन, ये नाम ही खतरनाक लगता है। तो सरकार क्यों छुपाएगी इतने बड़े खतरे को? क्या चक्कर है? ये एक बड़ा सवाल है। शायद जनता में डर और भगदड़ रोकने के लिए, या शायद कोई और गहरा राजनीतिक कारण है, कोई ऐसा राज जिसे सत्ता में बैठे लोग बाहर नहीं आने देना चाहते। वजह चाहे जो भी हो, परिणाम ये है कि वो अपने ही सैनिकों और राइडर्स को धोखे में रख रहे हैं। मतलब उन्हें सच नहीं बता रहे? बिल्कुल नहीं। उन्हें ये बताकर मौत के मुंह में भेजा जा रहा है कि वो साधारण बागियों से लड़ रहे हैं, जबकि असल खतरा कहीं ज्यादा बड़ा और जानलेवा है। वायलेट को ये एहसास हिलाकर रख देता है, यानी जिन पर रक्षा का भार है वही धोखे की नींव रख रहे हैं। और इसी धोखे और खतरे के बीच वायलेट और एक्सडिन का रिश्ता कैसे पनपता है? वो तो दुश्मन थे, जैसा हमने बात की थी। यही तो कहानी का भावनात्मक मार्म है। देखो, शुरुआत दुश्मनी और गहरे अविश्वास से होती है। जे दिन वायलेट अपनी माँ का अक्स देखती है, कठोर और शायद क्रूर, और जे दिन उसमें अपने परिवार के दुश्मन का। लेकिन बजियात की क्रूर दुनिया में, जहां हर कोई एक दूसरे का दुश्मन है, उन्हें बार बार एक दूसरे का सामना करना पड़ता है। धीरे धीरे वो एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों को देखते हैं। नफरत की जगह सम्मान और फिर एक अनचाहा आकर्षण जन्म लेता है। जेदिन, जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता था, वही उसे सिखाता है कि कैसे जिंदा रहना है, कैसे लड़ना है, कैसे अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचानना है। वो उसे वेनिन का सच भी दिखाता है, वो सच जिसे नवार छुपा रहा है। तो दुश्मनी रक्षक और सच का आईना बन जाता है। ये रिश्ता कितना उलझा हुआ होगा फिर? बेहद। उनका रिश्ता बहुत धीमी आंच पर पकता है। भरोसा करना मुश्किल है, लेकिन एक दूसरे से दूर रहना भी नामुमकिन सा लगने लगता है। इसमें जुनून है, खतरा है, और लगातार ये सवाल है कि क्या वो वाकई एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं। ये सिर्फ रोमांस नहीं है, ये 2 ऐसे लोगों के बीच का बंधन है जो एक खतरनाक सच के बीच फंसे हुए हैं। ठीक है, तो कहानी के अंत में क्या होता है? क्या वायलेट को अपनी सिग्नेट मिलती है? क्या सच पूरी तरह सामने आता है? क्या ये वेनिन वाला मामला खुलता है? हाँ, कहानी का क्लाइमैक्स एक असली युद्ध मिशन के दौरान आता है। वायलेट और उसके साथियों को सीमा पर भेजा जाता है, और वहीं उनका पहली बार असली दुश्मन वेनिन और उनके वाइवन्स से सामना होता है। लड़ाई भीषण होती है, कई जान जाती हैं, और इसी जानलेवा लड़ाई के बीच जब वायलेट अपने दोस्तों और अपने ड्रैगन्स को बचाने के लिए अपनी पूरी हिम्मत लगा देती है, तब आखिरकार उसकी सिग्नेट जाहिर होती है। अच्छा, और वो क्या है? उसकी शक्ति क्या है? वो बिजली को नियंत्रित कर सकती है। ये एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और दुर्लभ सिग्नेट है, जो शायद उसके शक्तिशाली ड्रैगन टेरन से जुड़ी है। उसे अपनी असली ताकत का एहसास होता है। बिजली? अरे वाह, ये तो बहुत शक्तिशाली सिग्नेट है। तो आखिरकार उसे अपनी शक्ति मिल गई, लेकिन क्या इसके बाद सब ठीक हो जाता है? ठीक होना तो दूर, चीजें और उलझ जाती हैं। वो समझ जाती है कि वो साधारण राइडर नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि वेनिन अब उसे खास तौर पर निशाना बनाएंगे। और इसी लड़ाई के बाद कुछ और चौंकाने वाले सच सामने आते हैं। जैसे कि उसे पता चलता है कि जिन लोगों पर वो भरोसा करती थी, शायद वो वैसे नहीं है जैसे दिखते हैं। कुछ धोखे सामने आते हैं, कुछ वफादारियां सवालों के घेरे में आ जाती हैं। ये खुलासे उसकी माँ डेन और यहाँ तक कि जेडन के बारे में भी उसकी सोच को हिला देते हैं। तो लड़ाई के बाद सिर्फ जीत नहीं, बल्कि कड़वे सच भी सामने आए। और किताब का अंत कैसा है? सुना है ये कहानी को एक मोड़ पर छोड़ देता है। हाँ बिल्कुल, किताब एक जबरदस्त क्लिफहैंगर पे खत्म होती है। वायलेट को एक ऐसा सच पता चलता है जो उसके पूरे अस्तित्व,
उसके मकसद, नवार के प्रति उसकी वफादारी और एक्जेडिन के साथ उसके रिश्ते की नींव को ही हिला देता है। ये एक ऐसा मोड़ है जहां पाठक को लगता है कि अब तक जो कुछ भी समझा था वो शायद अधूरा या गलत था, और मन में बस एक ही सवाल रह जाता है, अब क्या होगा? अगला भाग आयरन फ्लेम ठीक यहीं से शुरू होता है। यानी ठीक उस वक्त जब लगता है कुछ समझ आया, कहानी फिर एक नया मोड़ ले लेती है। तो इस पूरी रोमांचक यात्रा से कौन से मुख्य विषय या संदेश उभर कर आते हैं? क्या खास बातें हैं जिन पर ध्यान जाता है? देखो, कई अहम विषय हैं। सबसे पहला तो यही कि असली ताकत सिर्फ जिस्मानी नहीं होती। वायलेट की पूरी कहानी इसी बात का सबूत है कि बुद्धि, इच्छा शक्ति और हिम्मत शारीरिक बल से ज्यादा मायने रख सकती हैं। सही बात है। दूसरा, सत्ता का भ्रष्टाचार और सच का महत्व। कहानी दिखाती है कि कैसे सच को छुपाना या तोड़ मरोड़ कर पेश करना कितना विनाशकारी हो सकता है। तीसरा, भरोसा, खासकर प्यार और दोस्ती में। वायलेट और जेडन का रिश्ता इसी भरोसे की कसौटी पर कसा जाता है। चौथा, अपनी पहचान बनाने का संघर्ष। वायलेट लगातार अपनी माँ की परछाई और उम्मीदों से लड़कर अपनी जगह बनाने की कोशिश करती है। और पांचवा, मुझे लगता है डर के बावजूद आगे बढ़ने का साहस। असली हिम्मत डर का न होना नहीं, बल्कि डरते हुए भी सही कदम उठाना है। हाँ, ये सारे विषय मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, बल्कि सोचने पर भी मजबूर करती है। तो कुल मिलाकर फोर्थ विंग एक ऐसी लड़की की कहानी है जो दुनिया की सबसे खतरनाक जगह पर अपनी तथाकथित कमजोरियों के साथ फेंकी जाती है और न सिर्फ जिंदा रहती है बल्कि असाधारण बन जाती है। ये दिखाती है कि जिसे दुनिया कमजोरी समझती है वो सही नजरिए और हौसले से सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। बिल्कुल। और ये कहानी पाठक को एक बहुत ही प्रासंगिक और गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, अगर आपको पता चले कि जिस झंडे के नीचे, जिस मकसद के लिए आप लड़ रहे थे, जिसे आप सही मानते थे, वो सब एक झूठ था, एक धोखा था, तब आप क्या करेंगे? आपकी वफादारी किसके प्रति होगी? उस व्यवस्था के प्रति जिसने आपको पाला लेकिन धोखा दिया, या उस खतरनाक सच के प्रति जिसे जानना और स्वीकार करना आपकी जान ले सकता है? ये एक ऐसा विचार है जो कहानी खत्म होने के बाद भी जहन में घूमता रहता है। वाकई एक सोचने लायक सवाल है ये तो ये थी हमारी आज की गहरी पड़ताल रेबेका यारोस की फोर्थ विंग पर। मुझे उम्मीद है कि ये चर्चा आपको पसंद आई होगी।